मेरे लवर्स भी हैं, मेरे हेटर्स भी हैं। ये इज्जत अल्लाह की तरफ से है, किसी की जिल्लत है तो वो अल्लाह की तरफ से है। उनके लिए जरूरत है कि नॉक नॉक कि हमने जो कुछ भुगतना था, जो कुछ बैड टाइम जो भी हमने देखना था वो देख चुके हैं। हसन अयूब खान के तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज मैं इस वक्त मौजूद हूँ जिना कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद के अंदर। ये फैसिलिटेशन सेंटर बनाया है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की जानब से और एक बेहतरीन फैसिलिटी है। और देखिए इन्हीं की फैसिलिटी को मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। लेकिन आज इस वक्त जो मुझे मेहमान मिल गए, मैं खुशकिस्मत हूँ, मेरे फेवरेट हैं और नन अदर देन अहमद हसन अल अरबी। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू हसन भाई। अच्छा जी, पहली बात तो मैं आपसे ये करूँगा कि आपने 3 हफ्ते पहले कहा था कि एक ही शख्सियत है जो कि सैयद है, जिसको इरानियन जो है वो मानते हैं, और वो है सैयद आसिम मुनीर। अगर उन्होंने एफर्ट की तो ये जंग बंदी हो सकती है। अगर आपको याद होगा तो ये मैं वही बात आपसे कर रहा हूँ। तो 3 हफ्ते के बाद आज अल्हम्दुलिल्लाह जंग बंदी भी हुई और फिर सीज़ फायर के बाद अब मुज़ाकरात की मेज़ के ऊपर जो है वो मुज़ाकरात का जो स्टेज है वो इस्लामाबाद के अंदर सजने जा रहा है। तो सबसे पहले तो मैं अप्रिशिएट करूंगा आपकी इस पेशेंट गोई को। और सेकंड सवाल ये है कि व्हाट नेक्स्ट। थैंक यू सो मच हसन भाई। देखें, उस वक्त भी हमारी जो बात हुई थी आपके साथ, तो वो भी कोई इमोशनल बात मैंने नहीं की थी। मैंने आपको फैक्चुअली रिसर्च की बेस के ऊपर प्रिडिक्ट करके बताया था कि अगर इस तरह की जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट में किसी इंसान के पास कैपेबिलिटी है इसको सीज़ फायर करवाने की, और हिस्टोरिकली भी जिसकी हमें प्रेसिडेंस मिलती है राइजिंग लाइन 1 के दौरान, तो वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है। आज अल्लाह का फ़ज़ल ऐसा है कि पूरी दुनिया जो है उसके सामने वो बात आई है। व्हाट नेक्स्ट, अभी हमारे यहाँ बड़ी एक अच्छी एक स्टेटमेंट चल रही है, वी आर कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक। ठीक है, लेकिन अगर हम स्ट्रेटिजिकली इसको देखें कि जो सीज़ फायर है उसके क्या चांसेस हैं स्टैंड करने के। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से 2 ऑप्शन है ना, या तो कामयाब होंगे या नाकाम होंगे। एक और भी ऑप्शन है कि सीज़ फायर एक्सटेंड हो जाए। वही कामयाब नाकाम, सीज़ फायर का एक्सटेंड होना इस कामयाबी ना, तो ये प्रोसेस आगे बढ़ रहा है। अच्छा, अब ये 2 ऑप्शंस है। अब यहाँ पे हम अगर हिस्टोरिकल डेटा देखें पिछले 100 साल में जितनी दफ़ा 2 कौमें आपस में जंग में गई हैं उसके बाद सीज़ फायर हुआ है, सीज़ फायर के बाद इमीडिएट वॉर के चांसेस जो हैं वो 12% है। राइट। 88% चांसेस हैं कि जंग नहीं होगी। फिर अब लॉन्ग लास्टिंग पीस हो जाएगा, अब लंबे पीस की तरफ जाते हैं। दूसरा, आपके स्ट्रक्चरल इंसेंटिव्स होते हैं। मिसाल के तौर पे इस जंग के अंदर 3 प्लेयर्स हैं। ठीक है। ईरान, इसराइल एंड द यूएस। यूएस फेस सेविंग चाहता है, जंग को बंद करना चाहता है, अपना एक डी एस्केलेशन चाहता है। ईरान भी यही चीज़ चाहता है। इसराइल इज़ अ स्पॉइलर एलिमेंट, लेकिन वो स्पॉइलर जो हर गुजरते दिन के साथ इररेलेवेंट होता चला जा रहा है। अब आपने देख लिया, आपको कहीं पे वो नज़र नहीं आ रहे। इट्स बेसिकली ईरान एंड अमेरिका जी। उनकी जो बेसिकली इस वक्त जो बीबी नेतन्याहू है उसकी भी अगर कैफियत देखें तो वो उसकी और इंडियंस की कैफियत काफ़ी जो है वो मुमासलत है उसके अंदर। वो दोनों इररेलेवेंट हो गए ना, दोनों इररेलेवेंट हो गए। सो अगर आप फैक्चुअली प्रिडिक्ट करें, ऑल्दो पाकिस्तान का मीडिया हैज़ बीन वेरी मैच्योर एंड सेंसिटिव रिगार्डिंग दीज टॉक्स, हमने अपनी जो इंस्टीट्यूशनल डेप्थ है उसका मुजाहरा किया। आपने कोई जिंगोइज्म नहीं देखा, आपने कोई स्वीपिंग स्टेटमेंट्स नहीं देखी, आपने कोई इमोशनल रेंटिंग नहीं देखी। हमारे वी हैव बीन वेरी सीरियस अबाउट दीज टॉक्स। लेकिन जो साइंटिफिकली अगर आप इसको स्टडी करें तो देर आर हाईली क्या उसको आप ये कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी कि ये सक्सेसफुल होगा, ये अगले फेजेस में जाएगा, ये पीस टॉक्स, इसके चांसेस ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखिए बात, वो आप वाली बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा कि देखिए जो सैयद आसिम मुनीर की जो करिश्मेटिक पर्सनालिटी है, जिस तरीके से टेलीफोन के ऊपर अगर उन्होंने देखिए जो पासदाराने इनकलाब की जो लीडरशिप थी उनके ऊपर जिनका इतना डैमेज हो चुका हुआ है उनको टेलीफोन के ऊपर कायल कर लिया। और दूसरी तरफ जो प्रेसिडेंट ट्रंप है वो भी उनके जो है वो ऑलरेडी उनको वो फेवरेट फील्ड मार्शल कहते हैं। तो अगर उनको कायल कर लिया अमेरिकन को भी और पर्शियंस को भी, पर्शियंस की आपको मालूम है कि देयर प्राइड इज़ सेकंड टू नन। और जो अमेरिकन हैं वो इस वक्त जो है वो दुनिया की इकलौती सुपर पावर है। लेकिन इनको भी अगर वो टेलीफोन के ऊपर कायल करके सीज़ फायर के ऊपर ले आए हैं, और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को भी देखिए उनका क्रेडिट बनता है, वो देना चाहिए। हमारे जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है इसहाक डार साहब, और हमारे DGI हैं आसिम मलिक साहब। देखिए ISI हेडक्वार्टर भी जो है वो 24/7 ऑपरेशनल रहा पिछले 1 हफ्ते से, बेसिकली कि इसको सीज़ फायर को करवाने के हवाले से। तो वो उन्होंने बड़ी एफर्ट्स, और उनका भी जो है इसमें मिडनाइट ऑयल उन्होंने जो है वो बर्न किया है। तो
देखिए वो बुनियानुन मरसूस की तरह पूरा मुल्क जो है पॉलिटिकल एंड मिलिट्री लीडरशिप वो सीसा पलाई दीवार की तरह दे ऑल वर टुगेदर, और ये एक हिस्टोरिक मोमेंट है, ये दुनिया को रीशेप करने वाला एक मुआहदा हो रहा है। तो वो कैसे पॉसिबल था कि अगर ये सारे एलिमेंट्स आपस में ना मिले। हाँ, जो फील्ड मार्शल का जो आपने ट्रस्ट की बात की है, जब दुनिया तो में वो फेस टू फेस तो मेरे ख्याल से उनके लिए कोई मुश्किल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल एग्जैक्टली, लेकिन उसमें ये है कि जब दुनिया ने ये देखा कि मार्का हक में जब उन्होंने मेटल और करेक्टर देखा एक फौजी का, एक सोल्जर का, कि वो अपनी कौम का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए हर हद तक जा सकता है, तो अब पूरी दुनिया के ममालिक उसको अपने इंटरेस्ट के साथ भी ट्रस्ट करते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो अब ये बताइएगा कि आपको ये जो अभी टॉक्स होनी है, देखिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से तो दोनों की मुलाकात हो चुकी है, दोनों साइड्स की, इरानियंस की भी मुलाकात हो चुकी है और जेडी वैंस की भी मुलाकात हो चुकी है, उनके जो उनके साथ जो उनका पूरा डेलीगेशन आया उसकी मुलाकात हुई है। तो आपको क्या लगता है कि जो ये पीस टॉक्स होंगी, इसका ड्यूरेशन क्या होगा? ये 1 दिन पर होगी, 3 घंटे पर होगी, या 3 दिन पर मुहित होगी? ये एक मिलियन डॉलर क्वेश्चन है। मतलब जो दोनों साइड्स का इस वक्त तक का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, उसको देखते हुए आपको ये लंबी टॉक्स नज़र आ रही हैं या शॉर्ट नज़र आ रही है? देखिए इसमें अभी टॉक्स शुरू होती हैं, उसके बाद पहले दिन की जो प्रोग्रेस होती है वो आंसर कर सकती है कि टॉक्स कैसे जाएंगी। लेकिन वन थिंग इज़ फॉर श्योर कि ये फेजेस के अंदर होगी। अभी सिर्फ फर्स्ट फेज़ है, ये लेंथी प्रोसेस। देखिए हसन भाई, बात सिर्फ 2 मुल्कों के दरमियान में जंग बंद कराने की नहीं है। अगर जंग बंद कराने की होती तो शायद ये 1 दिन के अंदर ख़त्म हो जाती। ओके, बात डी एस्केलेशन एंड बियॉन्ड की। ईरान ये नहीं कहता कि जंग बंद करो, वो कहता है मुझे सिक्योरिटी गारंटीज चाहिए, दोबारा अटैक नहीं होगा। जी बिल्कुल। सिक्योरिटी गारंटीज आपने दोबारा देने का मकसद ये है कि मिडल ईस्ट का जो सिक्योरिटी फ्रेमवर्क है उसको आपने री इमेजिन करना है, उसको रेवोल्यूशनाइज करना है मॉडर्न दौर की ज़रूरियात के हिसाब से। तो इस स्टेज के ऊपर हम 80 सालों के बाद पहुंचे हैं। इसमें अगर कोई चेंज होना है तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता होगा, इंक्रीमेंटल होगा। यस, लेकिन इसमें सीबीएम क्या हो सकते हैं दोनों तरफ से? ईरान क्या सीबीएम कर सकता है और अमेरिका क्या सीबीएम कर सकता है? अगर आप कह रहे हैं कि इसने फेजेस में होना है तो उसके लिए सीबीएम्स की ज़रूरत है, और ताकि ये बेसिकली जो पीस है, जो सीज फायर है, ये एक्सटेंड होता रहे। देखिए उसमें सबसे पहले तो पहले दिन की टॉक्स के बाद बॉस, अभी तो देखें जो प्री कंडीशंस होती हैं वो ज़्यादातर मैक्सिमलिस्टिक होते हैं। दोनों चीज़ें जो दोनों फरीकैन होते हैं वो मैक्सिमम पोजीशन से आते हैं ताकि बारगेनिंग का स्कोप बढ़े। पहले दिन के बाद, पहली डिस्कशन के बाद, पहली टॉक्स के बाद बहुत सारी सिचुएशन क्लियर होना शुरू हुई। ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिसके ऊपर अमेरिका जो है उसकी ज़्यादा प्रायोरिटी इस बात पे है कि उसका जो इंटरनल पॉलिटिकल प्रेशर है। देखें आप एक मुल्क के साथ जंग लड़ रहे हैं और 90 लाख बंदा सड़कों पे आ गया है, जाहिर है दैट्स प्रॉब्लमेटिक। 9 मिलियन का बहुत बड़ा नंबर था, बहुत बड़ा मिड टर्म इलेक्शंस आ रहे हैं, रिपब्लिकन्स का प्रेशर है। हाँ, तो अमेरिका की यही कोशिश होगी कि वो डोनाल्ड ट्रंप एक पॉपुलर सेंटिमेंट के साथ आए थे, ये कहकर कि मैं जंगें ख़त्म करवाऊंगा। ही वांट्स टू गो बैक टू दैट सेंटिमेंट। दूसरी तरफ इरानियंस हैं। इरानियंस देखें, वो आप अगर इस सारी टॉक्स के दौरान भी देखें तो उन्होंने अपनी सैंक्शंस जो हैं उसको रिमूव करने के ऊपर, उनको उठाने के ऊपर, उसके ऊपर वो बड़े पर्टिकुलर हैं और बड़े क्लियर हैं। सो आई थिंक वो ये 2 चीज़ें ऐसी होंगी कि जिसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़, बाकी टॉक्स अगर ईरान ये अचीव कर लेता है, सैंक्शंस लिफ्ट हो जाती हैं, तो फिर तो ईरान के पास जो कुदरती वसाइल हैं उसके बाद तो उसका एक्सेल करना वो तो दिनों की बात है इंशाल्लाह। और पाकिस्तान के लिए भी एक देखिए अपॉर्चुनिटी इससे निकलेगी कि देखिए आपका 950 किलोमीटर का बॉर्डर है, और उसके साथ साथ ये देख लें कि जितना ट्रेड हो सकता है बिटवीन 2 कंट्रीज़, और गैस पाइपलाइन तो पहले ही ईरान तक तो कंप्लीट है, हमने अपनी साइड पर कराना है, और हमारा एनर्जी क्राइसिस भी काफ़ी हद तक जो है उससे ख़त्म हो सकता है। देखिए पाकिस्तान माशाल्लाह जिस पोजीशन में इस वक्त आ चुका है हसन भाई, दुनिया में बहुत सारे ऐसे ममालिक मौजूद हैं जिनके पास पाकिस्तान की इकॉनमी से इनकी कई 100 गुना ज़्यादा ताकतवर इकॉनमी है। दुनिया में कई ऐसे ममालिक मौजूद हैं जिनके पास रिसोर्सेज पाकिस्तान से कई 100 गुना ज़्यादा हैं। लेकिन अल्लाह का फजल ये है कि वो टॉक्स और निगोसिएशन और मीडिएशन उनके कैपिटल में नहीं हो रही, इस्लामाबाद में हो रही है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको आप पैसों के, इकोनॉमी, फाइनेंस के लेंस से नहीं देख सकते, उससे बड़ी हैं। तो पाकिस्तान इस वक्त इस दुनिया का, कायदे आज़म ने कहा था कि पाकिस्तान 47 में, उस बाबे से पूछा किसी ने पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के बारे में, ही सेड पाकिस्तान विल बी द पिवट ऑफ द वर्ल्ड। तो आज पाकिस्तान इज़ द पिवट ऑफ द वर्ल्ड। और ये जो बाकी छोटी मोटी ये रिसोर्सेज और ये सारी ये चलती रहती है। देखिए ये तो देखिए कुछ ऐसी ग्राउंड रियलिटीज़ हैं कि जो अब दुनिया को तस्लीम करनी पड़ेंगी। पाकिस्तान का जो इस वक्त डिप्लोमेसी है वो यानी वो एक बेहतरीन अंदाज से वो बैलेंस्ड है, वो किसी की फेवर नहीं है, बल्कि
रियलिटी के ऊपर मबनी है, पहली चीज़। और हमारी जो मिलिट्री डिप्लोमेसी है उसने भी एक नई तारीख रकम की है। आप क्या समझती हैं कि जो कम्बिनेशन है इस वक्त फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का, ये पाकिस्तान को आने वाले दिनों में मजीद सक्सेस जो है वो इस किस्म की दिलवाएगा? आइडियल, दिस इज़ आइडियल। ये देखें, इस कॉम्बिनेशन ने मार्का हक बुनियानुल मरसूस के अंदर जैसे सारी चीज़ें चली, फिर जैसी सिंक्रोनाइजेशन, और मैं ख़ास तौर पे जो हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार साहब हैं, हैट्स ऑफ टू हिज, आपको इंटेंट और नीयत जो है वो जिस तरीके से उन्होंने रिगरस काम किया है डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर, इधर चाइना उधर सपोर्ट ली यूएस, ना उन्होंने पाकिस्तान के मौक़िफ़ के ऊपर, उन्होंने और बेसिकली बैकिंग वो की सारा, पूरी दुनिया और पाकिस्तान की फिर उसके बाद जाहिर है मिलिट्री डिप्लोमेसी के जो हमने ग्राउंड पे विक्ट्रीज जीतते चले गए, उनको जैसे हम ट्रांसलेट करते चले गए डिप्लोमेटिक डोमेन के अंदर। सो ये कॉम्बिनेशन बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा और बहुत वर्केबल कॉम्बिनेशन है। और बड़े अच्छे तरीके से देखें, आपको जिससे जो मर्जी इख्तलाफ हो, जिससे जो मर्जी इख्तलाफ हो, एज लॉन्ग एज रिजल्ट्स लेके आ रहे हैं, फिर आपके पास गिला करने के पासपोर्ट वाला आपने देखा, अब जो पासपोर्ट लोग शो ऑफ कर रहे हैं इस वक्त, मैं देख रहा था इंस्टाग्राम के ऊपर, यानी यूथ जो है वो बड़ी यानी इस वक्त चार्ज्ड है और उनको पाकिस्तानी होने पर फ़ख्र है। देखिए, मैं यही कह रहा हूँ कि पाकिस्तान का वो वक़ार मिला इस कॉम्बिनेशन की वजह से जो इससे पहले, माफ़ कीजिएगा, पाकिस्तान का नहीं था। पाकिस्तान को एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री के तौर पर, एक नाकाम मुल्क के तौर पर देखा जाता था, और पाकिस्तानी कौम को बेसिकली ऐसा जो है वो फनेटिक्स के तौर पर जो है वो प्रोजेक्ट करता रहा, इंडिया हैमर करता रहा। तो कमिंग, लेकिन बात ये है हसन भाई, पाकिस्तान के अंदर पोटेंशियल जो है वो शुरू से मौजूद था, नहीं तो टैप करना, लेकिन उस पोटेंशियल को टैप करने वाला नहीं था। अब पाकिस्तान को अल्लाह के फजल से वो लीडरशिप मिली है कि जिसको पता है कि पाकिस्तान का मकाम क्या है। वो तो मैं क्वेश्चन में ये करना चाह रहा हूँ कि जब इंडिया है तो इंडिया तो इस वक्त सिर्फ यानी टेलीविज़न की हद तक महदूद है, वो अपने न्यूज़ चैनल्स के ऊपर। अब उनकी जो खिफत है, जो कार्टून नेटवर्क, मैं कहता हूँ वैसे इंडियन चैनल्स को, आप यकीन करें कार्टून नेटवर्क से ज़्यादा आप इंटरटेन होंगे अगर आप इंडियन चैनल्स देखें तो आजकल, तो वो खासी सीख पाए। तो क्या आपको लगता है कि इंडिया क्यों इस पोजीशन में पहुंचा, और जो विश्व गुरु कहने का उनका जो अभी तक एक रेट्रिक अभी भी जारी है, ये कब तक ख़त्म होगा? देखिए, मैं हमेशा एक बात करता हूँ हसन भाई कि आपका जो रेट्रिक है ना, और डिलूजनल रेट्रिक, उसकी शेल्फ लाइफ बहुत छोटी होती है। ठीक है, कमरे में जितना मर्जी अंधेरा हो, एक छोटी सी माचिस की चिंगारी से ना रोशनी हो जाती है। सच की ये ताकत होती है। इंडियंस का कोई कंपैरिजन ही नहीं था, ना है पाकिस्तान के साथ। जब आप एक लार्जर पिक्चर को देखते हैं ना, जब कायदे आज़म ने टू नेशन थ्योरी का कॉन्सेप्ट दिया था, तो उन्होंने कहा था हम अपने जो पॉलिटिकल और सोशल एथोस है वो डिफरेंट स्ट्रीम ऑफ एनर्जी से ड्रॉ करते हैं, वो डिफरेंट, हम डिफरेंट। इलामा इकबाल ने कहा था अपनी मिल्लत पर कयास अक़वाम मग़रिब से न कर, ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब आप कंपेयर करते हैं, इंडिया हैज़ ऑलवेज टेकन अ मुस्लिम रूलर टू यूनाइट इंडिया, तो कभी इकट्ठे भी नहीं रह सके। और दूसरी तरफ पाकिस्तान है, अ कंट्री दैट वाज मेड इन द नेम ऑफ इस्लाम। 27वीं रमज़ान लैलतुल क़द्र की रात को ये मुल्क इस्लाम के नाम पे मार्ज़ वजूद में आया। ये यूनिक कंट्री है, ये यूनिकनेस क्या है? पाकिस्तान 47 में बना है। टर्की वाले हमें कहते हैं, मैं टर्की में था ना, तो आई डिड माई रिसर्च। वो कहते थे पाकिस्तान टर्की रिलेशंस के ऊपर रिसर्च करनी है, तो वी स्टार्टेड डूइंग अ रिसर्च कि कहाँ से शुरू हुए। तो जो हम पीछे गए तो हम टीपू सुल्तान के दौर में गए, क्योंकि टीपू सुल्तान ने अपने एक एम्बेसडर भेजा था ऑटोमन्स के पास। तो टर्क्स कहते हैं कि इतने पुराने हमारे आपसे रिलेशन है। एक मुल्क जो 1947 में बना है, उसके एक और मुल्क के साथ रिलेशन 200-300 साल पुराने हैं। सऊदी अरेबिया के साथ हमारे ऐसे रिलेशन है। सो एक यूनिक कंट्री है, एक सिविलाइजेशनल एथोस है हमारा, एक हमारी डेप्थ है, एक सीरियसनेस है, एक मुस्लिम वर्ल्ड में हमारी वैल्यू है। अब देख रहे हैं, अब यहाँ से देखिए कि जो अरब वर्ल्ड है, उसका पाकिस्तान एक हीरो बन चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं देख रहा था कि इजिप्शियन ने एक तराना बनाया हुआ है, इरानियन ने तराने बनाए हुए हैं पाकिस्तान के। तो जहाँ पर जब जिस तरीके से इंशाल्लाह पाकिस्तान एक्सेल कर रहा है, और यहाँ से अगर लॉन्ग लास्टिंग पीस का जो है वो रिज़ल्ट प्रोड्यूस कर पाता है पाकिस्तान, तो आपको क्या लगता है कि यानी सऊदीया के साथ तो डिफेंस पैक्ट है, तो फिर पाकिस्तान इस रीजन के अंदर और क्या कुछ कर सकता है, या किस तरीके से वो सिक्योरिटी स्टेबलाइज़र के तौर पर जो है वो आगे एक्सेल कर सकता है? देखिए, वो टेक्निकल गुफ्तगू तो सुबह से मैं बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज़ यहाँ पे दिए हैं, सबके साथ किए। मुझे आपकी बात से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस शरीफ याद आई है।
उसका कॉन्टेक्स्ट कुछ इस तरह आप से बोर तो नहीं होगे? मफहूम इस तरह से है कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जब मफहूम है कि जब अरबों में वॉर्स अपॉन वॉर्स यानी जंगों पर जंगें होंगी तो अल्लाह एक गैर अरब फ़ौज उठाएगा जिसके शाह सवार अरबों से बेहतर होंगे, जिसके हथियार अरबों से बेहतर होंगे और वो अरबों की मदद को आएंगे। शाह सवार मींस आप फाइटर्स हो गए, फाइटर्स एंड द pilots। वेपन सिस्टम्स तो पाकिस्तान के सबसे जी, बेहतरीन वेपन अल्हम्दुलिल्लाह। सिस्टम्स। सो दिस हदीस इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट और आप प्रैक्टिकली आज उसी तरफ देख रहे हैं और टेक्निकली आप इसको अगर दुनियावी एतबार से देखें सो पाकिस्तान इज़ द ओनली ऑप्शन दैट द वर्ल्ड हैज़। पाकिस्तान हैज़ बिकम द नेसेसिटी of the security framework that is to be implemented in the Middle Eastern। पाकिस्तान ने हमने कौन सा एप्स्टीन आइलैंड के थ्रू राब्ता करके अपने आप को मीडिएशन के लिए किया है? हम तो बिल्कुल खुले डुले होके पूरी दुनिया ने हमको कहा है कि आप निगोशिएट करवाएं। और देखिए ये करेज भी नहीं थी जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने, क्योंकि बैकग्राउंड के ऊपर भी आपको पता डेवलपमेंट चल रही थी, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने जो ट्वीट किया और अपील की बोथ साइड्स को। और देखिए अच्छा वो देखिए ये भी बेसिकली इनिशिएटिव था जो पाकिस्तान ने लिया। शायद बहुत से ममालिक के जो हेड ऑफ गवर्नमेंट्स थे वो ये डेयर भी नहीं करते। लेकिन आखिरी क्वेश्चन मैं आपसे ये करूंगा कि आप ये बताएं कि वो डेयर से बात आई, आपको स्टेटमेंट तो याद आई होगी, कौन सी वाली? द वन हु डेयर्स विंस, हाँ जी, द वन हु डज नॉट डेयर डज नॉट विन। अहमद भाई ये बताइएगा कि इसराइल का इस वक्त जो है वो एक डिक्लाइन आप कह रहे थे कि अब स्टार्ट होने वाला है। जो इसराइल का डिक्लाइन है, लोग उसको इसराइल का डिक्लाइन नहीं बल्कि बीबी नेतन्याहू का डिक्लाइन कहते हैं। अब ये कंफ्यूजन है कि इसराइल का डिक्लाइन होगा या बीबी नेतन्याहू का डिक्लाइन होगा। नहीं हसन भाई, इसमें नेतन्याहू सिनोनिमस हो चुका है इसराइल के साथ। ये जंग बिल क्लिंटन ने कहा था कि इस वजह से है कि नेतन्याहू इक़्तिदार में रह सके, तो उसमें इतनी कैपेसिटी अगर है कि उसने पूरे इसराइल को इस जंग में झोंका है, तो फिर डिक्लाइन नेतन्याहू का सिर्फ नेतन्याहू का डिक्लाइन नहीं होगा, वो इसराइल का डिक्लाइन होगा। जिस तरह मोदी का डिक्लाइन सिर्फ मोदी का डिक्लाइन नहीं होगा, इंडिया का है वो। ये हिंदुत्व का इंडिया का डिक्लाइन होगा और आपको उसके आसार नज़र आ रहे हैं। आप देखें कि इंटरनेशनल सिस्टम किस तरीके से वर्क कर रहा है, इन नेगोशिएशंस का, इन मुज़ाकरात का, जो कि पिछले वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एक सबसे बड़ा इवेंट समझा जा रहा है। वर्ल्ड वॉर 2 की नेगोशिएशंस को मीडिया ने ऐसे कवर किया था जैसे इसको कर रहे हैं। और इस देखिए अगर ओआईसी का इजलास होता तो इतनी रौनक ना होती जितनी एग्जैक्टली, दिस इज बियॉन्ड ह्यूमैनिटी। 7 अरब लोगों की बात है। इस्लामाबाद के ऊपर जब वर्ल्ड वॉर 2 की नेगोशिएशंस हो रही थी ना, तो उसकी सेंटर स्टेज पे इसराइल था। आज वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे बड़ी नेगोशिएशंस हो रही हैं एंड यू सी इसराइल नोवेयर। सिर्फ रो रहे हैं इंडियन चैनल्स के ऊपर आके कि पाकिस्तान कैसे करवा सकते। इस्लामाबाद फॉर पीस, इस्लाम फॉर पीस, यानी ये इस्लाम का नाम जो है, जो कि पहले ये लोग ले रहे थे इंतहा पसंदी के लिए, अब अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम का नाम आ रहा है फॉर पीस। सो दिस इज बेसिकली आप ये देख सकते हैं कि इस वक्त इसराइल जो है वो कहाँ पे खड़ा है, कहीं पे भी नहीं खड़ा। दे स्टैंड नोवेयर। और वो जो दो थ्योरीज हमारी जनरल आसिम वाली और इसराइल वाली, अल्हम्दुलिल्लाह दोनों। अब वो सर इसराइल वाली का तो मुझे इंतजार है जी कि सच हो, जितना ये हुई है वो भी हो जाए। मुंह में कहते हैं घी शक्कर। और वैसे आपने कहा कि वैसे लोग समझते नहीं है कि उनके अंदर जो वीकनेसेस हैं। लास्ट टाइम मुझे याद है कि अहमद हसन साहब ने कहा था कि जो इसराइल के अंदर जो वीकनेसेस हैं, हमारा ज़हनी तौर के ऊपर हम उस तरफ जाते ही नहीं है, जबकि बड़ी वीकनेसेस हैं अंदर, उनकी बहुत ज़्यादा डिविजन्स आ चुकी हैं। तो बहरहाल जी लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इन मुज़ाकरात के ज़रिए एक पायदार और मुस्तकिल अमन को यकीनी बनाए और दुनिया को इस्लामाबाद से एक अच्छी खुशखबरी मिल सके। इन्हीं अल्फाज के साथ इजाज़त चाहूँगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।